स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार और आप देख रहे हैं 5 मिनट स्टडी। तो आज की इस लाइव सेशन में हमने जो एक सीरीज स्टार्ट की थी उसी का हम एक नेक्स्ट क्लास आज की इस वीडियो में करेंगे। जो सीरीज स्टार्ट की थी वो थी हरियाणा जीके का निचोड़। इसके अंदर हम टॉप 2000 प्लस एमसीक्यूज करने वाले हैं जिसकी हम क्लास 6 आज करेंगे। आई होप आपने पिछली 5 क्लासेस देख ली होंगी। अगर नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप प्रीवियस 5 क्लासेस देख सकते हैं। इस सीरीज में हम जो प्रीवियस ईयर के अंदर बार बार पूछे गए क्वेश्चंस हैं उन्हीं को कंप्लीट करेंगे। जो क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं उनको इस सीरीज में हम कंप्लीट करेंगे। और ये जो सीरीज हम कर रहे हैं ये एचएसएससी सीईटी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है। और जो अदर हमारे एग्ज़ाम है, एस्टेट है या और कोई भी हरियाणा से रिलेटेड एग्ज़ाम है उसके लिए भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगे, लाभदायक लगे और इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेहतर इन्फॉर्मेशन के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से फेसबुक और टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। वहां पर आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो चलिए हम आज के इस लाइव सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, फुलकारी का अर्थ। हरियाणा के अंदर फुलकारी का क्या अर्थ है? तो अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ कि फुलकारी का अर्थ है शॉल बनाने की एक कला होती है जिसको हम फुलकारी कहते हैं। और इन शॉर्ट फॉर्म में आपको बताऊं कि जो फुलकारी है वो एक शॉल ही होता है। तो शॉल बनाने की कला ही एक फुलवारी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, हरियाणा में कोथली उपहार किस अवसर पर दिया जाता है? हरियाणा के अंदर कोथली उपहार किस अवसर पर दिया जाता है? तो ये दिया जाता है तीज के अवसर के ऊपर कोथली उपहार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, साए अपने अपने उपन्यास के लेखक का नाम क्या है? साए अपने अपने उपन्यास के लेखक का नाम है राजकुमार निजात। राजकुमार निजात जी का उपन्यास है साए अपने अपने। अगला प्रश्न, अल ब्रूनी की प्राचीन पुस्तक किताब उल हिंद में निम्न में से किस झील का उल्लेख किया गया है? तो किताब अल ब्रूनी की एक किताब है किताब उल हिंद। किताब उल हिंद में ब्रह्म सरोवर झील का यहाँ पर उल्लेख किया गया है, जिसका निर्माण मैं आपको बता दूं राजा कुरु द्वारा करवाया गया था। और इस झील के अंदर वामन तथा मत्स्य पुराण में यहाँ पर स्नान करने को पवित्र बताया गया है। और जो इसका एरिया है वो है 3600 गुणा 1500, यानी 3600 फीट गुणा 1500 फीट इसका एरिया है। और ये जो झील है, ब्रह्म सरोवर है, ये चारों तरफ से पक्का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय का स्थापना वर्ष क्या है? तो चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय का स्थापना वर्ष 1970 है। और पहले इसका जो नाम था वो कृषि विश्वविद्यालय था। और चौधरी चरण सिंह यानी CCS इसके अंदर CCS यानी चौधरी चरण सिंह इसके अंदर 1991 के अंदर जोड़ा गया। और इसके बाद 1900 1997 के अंदर 1997 वर्ष के अंदर भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा सर्वोच्च संस्थान के रूप में पुरस्कृत किया गया था। किसको? चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय को। और यहाँ पर 1956 एक ऑप्शन में लिखा गया है, तो 1956 में हरियाणा में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय यानी कि KUK बनी थी, जिसकी नींव डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने रखी। और इसी यूनिवर्सिटी के अंदर हस्तलेख संग्रहालय बना हुआ है, जिसका श्रेय बनाने कहा जाता है वो जाता है स्थाणुदत्त शर्मा जी को। नेक्स्ट यहाँ पर ऑप्शन में लिखा हुआ है 1987। तो 1987 में दीनबंधु छोटू राम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय बना, जो मरुथल सोनीपत के अंदर है। तो ये एक बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमने एक ही क्वेश्चन में कर ली। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, लाभदायक लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर,
उर्दू साहित्य अकादमी पुरस्कार कौन सा पुरस्कार उर्दू साहित्य में विशिष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? तो यहाँ पर कौन सा जो पुरस्कार है वो विशिष्ट योगदान के लिए दिया जाता है, तो वो दिया जाता है हली अवार्ड। हली अवार्ड उर्दू साहित्य अकादमी द्वारा उर्दू साहित्य में विशिष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, हिंदी के प्रतिष्ठित कहानीकार श्री विशंबरनाथ कौशिक का जन्म कहाँ हुआ था? तो श्री विशंबरनाथ कौशिक जी का जन्म है वो अंबाला के अंदर हुआ था, और अंबाला को हम किस नाम से जानते हैं? मिक्सी सिटी के नाम से जानते हैं। और अंबाला की आप मुझे ये बताएं कि एससी सीट कौन सी है? तो अंबाला की एससी सीट मैं आपको बता देता हूँ, मुलाना जो है वो अंबाला की एससी रिजर्व्ड सीट है एमएलए के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, अंतरराष्ट्रीय सौर ऊर्जा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतरराष्ट्रीय सौर ऊर्जा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो हरियाणा से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, तो अंतरराष्ट्रीय सौर ऊर्जा का मुख्यालय हरियाणा में ही होगा, और हरियाणा में किस जगह पर है? गुरुग्राम के अंदर है। और ये मुख्यालय कब बना था? इसका स्थापना दिवस जो है वो है 30 नवंबर 2015। 30 नवंबर 2015। नेक्स्ट हम हेडक्वार्टर्स पढ़ने वाले हैं। गुरुग्राम के अंदर एक तो हमने यहाँ पर पढ़ ही लिया, अंतरराष्ट्रीय सौर ऊर्जा का मुख्यालय है, और दूसरा गुरुग्राम के अंदर हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड का हेडक्वार्टर है, और जिसकी स्थापना 19 अगस्त 1997 में हुई थी। नेक्स्ट हम यहाँ पर पंचकुला के अंदर कौन से हेडक्वार्टर्स हैं वो पढ़ने वाले हैं। हरियाणा खादी एवं ग्रामीण उद्योग परिषद पंचकुला के अंदर इसका हेडक्वार्टर है, और इसकी स्थापना है वो 19 अगस्त 1997 को हुई थी। सॉरी, 1 फरवरी 1969 को हुई थी। 1 फरवरी 1969 को हुई थी। 19 अगस्त 1997 को हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड की हुई थी, जो गुरुग्राम के अंदर जिसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट, हाउसिंग बोर्ड हरियाणा हाउसिंग बोर्ड की स्थापना है वो 1971 के अंदर हुई। हॉर्टिकल्चर विभाग की 1990 और 91 के अंदर हुई, जिसका हेडक्वार्टर हमारा जो है वो पंचकुला है। हरियाणा उर्दू अकादमी की जो स्थापना है वो 22 दिसंबर 1985 में हुई, और 22 दिसंबर 1985 में हुई थी। और 1985 में ही कौन सी यूनिवर्सिटी बनी? इग्नू बनी। और 1985 में ही कौन सा संगठन बना? शार्क संगठन बना। और हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड है जिसका हेडक्वार्टर पंचकुला के अंदर, और इसकी स्थापना 1997 में हुई, यानी 1997 में। राज्य महिला आयोग 20 अप्रैल 1919 के अंदर बना, जिसका हेडक्वार्टर पंचकुला में है, और 1919 के अंदर ही कारगिल का युद्ध हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, नेक्स्ट हेडक्वार्टर हम पढ़ेंगे चंडीगढ़। चंडीगढ़ के अंदर हमारा हरियाणा वित्त निगम का हेडक्वार्टर है, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1967 में हुई। और नेक्स्ट, फरीदाबाद के अंदर हरियाणा भंडार गार निगम का हेडक्वार्टर है स्टोर हाउस का, जिसकी स्थापना 19 अगस्त 1974 को हुई। और पीछे हमने एक पढ़ा था 19 अगस्त 1997 को हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड की स्थापना हुई, जिसका हेडक्वार्टर है वो गुरुग्राम के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, तराइन की दूसरी लड़ाई में किसकी हार के बाद अग्रोहा का क्षेत्र मुस्लिम शासन के अधीन चला गया? तो तराइन की दूसरी लड़ाई के बाद जो हमारा अग्रोहा क्षेत्र है वो मुस्लिम शासन के अधीन चला गया। तो किसकी हार हुई थी? जिसके अंदर पृथ्वीराज थर्ड यानी पृथ्वीराज तृतीय की इसके अंदर हार हुई थी। तो इसी से रिलेटेड जितनी इंफॉर्मेशन है वो भी हम इस सेशन में हम करेंगे। तो 12वीं शताब्दी के अंदर चौहान शासकों ने दिल्ली और हरियाणा को तोमर शासक से मुक्त करवाया था। चौहानों ने तोमरों से मुक्त करवाया था 12वीं शताब्दी के अंदर, और मोहम्मद गोरी ने 1175 ईस्वी से 86 ईस्वी तक 1175 से 1186 ईस्वी के मध्य निरंतर संघर्ष कर पंजाब को अपने अधीन कर लिया था। किसने? मोहम्मद गोरी ने। नेक्स्ट यहाँ पर है, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज्यादा, ये वाला 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज तृतीय तथा हांसी के
खांसी नहीं, आंसी आएगा यहाँ पर। आंसी से गोविंद राय की संयुक्त सेना ने मोहम्मद गोरी की सेना को तरावड़ी नामक स्थान पर युद्ध हुआ, जिसमें मोहम्मद गोरी पराजित हुआ। किसकी कौन सी ईस्वी में लड़ाई हुई थी? 1191 ईस्वी में यह लड़ाई हुई थी। नेक्स्ट, 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज तृतीय तथा आंसी के गोविंद राय की संयुक्त सेना ने मोहम्मद गोरी की सेना को तरावड़ी नामक स्थान पर हरा दिया, जिसे तराइन का प्रथम युद्ध कहा जाता है। 1191 में जो युद्ध हुआ था उसमें मोहम्मद गोरी हार गया था, और इस युद्ध को हम तराइन का प्रथम युद्ध कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है 1192 में गोरी तथा पृथ्वीराज तृतीय के बीच युद्ध हुआ, जिसको हम तराइन का दूसरा युद्ध कहते हैं, जिसमें पृथ्वीराज पराजित हुआ। और इसके पराजित होने के बाद अग्रोहा पर मुस्लिम शासन के अधीन चला गया। अग्रोहा जो है वो मोहम्मद गोरी के प्रतिनिधि कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में अपना शासन संभाला, और तराइन के दूसरे युद्ध के बाद अग्रोहा के क्षेत्र मुस्लिम शासन के अधीन चला गया। तो आपको आई होप ये पूरी कहानी समझ आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, वर्ष 1919 में सर्वप्रथम रोलेट एक्ट का विरोध कहाँ हुआ था? सबसे पहले रोलेट एक्ट का विरोध कहाँ पर हुआ था? वो हुआ था अंबाला के अंदर। सबसे पहले रोलेट एक्ट का विरोध हुआ था कहाँ पे? अंबाला के अंदर। तो अंबाला के बारे में हम कुछ बातें करेंगे यहाँ पर। अंबाला का जो कुल क्षेत्रफल है वो है 1574 वर्ग किलोमीटर। अंबाला का जो स्थापना दिवस है वो है 1 नवंबर 1966, और 1 नवंबर 1966 को हमारे 7 जिले नए बने थे। अंबाला को हम कौन सी सिटी कहते हैं? मिक्सी सिटी कहते हैं, और विज्ञान नगरी भी कहा जाता है अंबाला को। नेक्स्ट हम हिसार के बारे में कुछ बातें करेंगे। हिसार नया जिला 1 नवंबर 1966 को बना, और इसको कौन सी सिटी कहते हैं? हम स्टील सिटी कहते हैं। और इसका जो कुल क्षेत्रफल है वो 3983 वर्ग किलोमीटर है। और इस हिसार के अंदर एक देसी घी की मंडी लगती है, वो कहाँ पर लगती है? उकलाना के अंदर। नेक्स्ट हम बात करेंगे सोनीपत के बारे में। सोनीपत का जो स्थापना दिवस है वो 22 दिसंबर 1972 है। और सोनीपत की एससी सीट कौन सी है? वो है खरखोदा। और इसकी खासियत क्या है? ये एससी रिजर्व्ड के अंदर सबसे छोटी सीट है, वो कौन सी है? खरखोदा है। नेक्स्ट हम बात करेंगे पानीपत के बारे में। पानीपत का जो जिला नया बना था वो बना था 1 नवंबर 1989 को। और पानीपत अकेला नहीं बना था 1 नवंबर 1982 को। 1 नवंबर 1982 को 4 जिले बने थे, वो कौन से थे? कैथल, रेवाड़ी, पानीपत और यमुनानगर। 4 जिले इकट्ठे बने थे 1 नवंबर 1989 को। और पानीपत की जो एससी सीट है वो कौन सी है? इसराना। पानीपत की जो एससी सीट है वो कौन सी है? इसराना है। और हरियाणा के अंदर टोटल जो सीट है एससी वो कितनी है? 17 है। हिसार के अंदर हमारी जो सीट है वो है उकलाना। और सोनीपत के अंदर हमारी जो सीट है वो है खरखोदा। अंबाला के अंदर हमारी जो सीट है वो है मुगलाना। और पानीपत के अंदर है वो है इसराना। तो इस क्वेश्चन में हमने चारों जिलों के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन गेन कर ली है, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगे, लाभदायक लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अब हम रोलेट एक्ट के बारे में कुछ बातें यहाँ पर करेंगे। रोलेट एक्ट 21 मार्च 1919 को पारित हुआ। तो सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट जानकारी है कि रोलेट एक्ट कब पारित हुआ? वो हुआ था 1919 के अंदर 21 मार्च को। और राज्य की अंबाला शहर में सबसे पहले इसका एक विरोध दर्ज किया गया। और हरियाणा के नेताओं के निवेदन के बाद महात्मा गांधी मुंबई से हरियाणा आए थे। और हरियाणा के अंदर पहली गिरफ्तारी हुई थी रोलेट एक्ट के विरोध के अंदर, वो हुई थी 10 अप्रैल 1919 को। और वो गांधी जी की हुई थी। और वो कहाँ से हुई थी? वो हुई थी पलवल से। पलवल से पहली गिरफ्तारी होती है रोलेट एक्ट के विरोध में गांधी जी की 10 अप्रैल 1919 को। नेक्स्ट है यहाँ पर 6 अप्रैल 1919 को रोलेट एक्ट के विरोध में एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, वो हुई थी रोहतक के अंदर। विरोध कहाँ हुआ था? अंबाला के अंदर। गिरफ्तारी कहाँ से हुई थी? पलवल से। 14 अप्रैल को रेल कर्मचारियों तथा एवं जनता ने बहादुरगढ़ स्टेशन पर हमला कर दिया था रोलेट एक्ट के विरोध के अंदर। नेक्स्ट है यहाँ पर
बटियाना प्राचीन काल में किसका बाहुल्य था? बटियाना प्राचीन काल में किसका बाहुल्य था? तो वो था राजपूतों का। क्यों था वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। भटियाना क्षेत्र फतेहाबाद और भट्टू तहसील के मध्य में स्थित है। जो फतेहाबाद और भट्टू एक तहसील पड़ती है, उन दोनों के बीच के अंदर हमारा जो भटियाना क्षेत्र है वो पड़ता है। और यहाँ पर मैं फतेहाबाद की जो ऐसी सीट है वो आपको बता देता हूँ। रतिया प्राचीन काल में भाटी राजपूतों का आधिपत्य रहा है। यानी इस पर प्राचीन काल में भाटी राजपूतों का आधिपत्य रहा है, तो इसीलिए इस क्षेत्र को हम किस नाम से जानते हैं? भटियाना नाम से जानते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने कुछ 12 क्वेश्चन किए हैं और उसके साथ ही हमने बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारियां जो क्वेश्चन से रिलेटेड थी वो कर ली है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, किस मृदा में दालों की अच्छी कृषि की जाती है? कौन सी मृदा में दालों की अच्छी कृषि की जाती है? तो वो की जाती है अति हल्की मृदा के अंदर। अति हल्की मृदा के अंदर दालों की अच्छी कृषि होती है। और अति हल्की मृदा से रिलेटेड हम कुछ बातें यहाँ पर पढ़ेंगे। तो यह बालुका एवं दोमट प्रधान मृदा है। अति हल्की मृदा है वो बालुका एवं दोमट प्रधान मृदा है, जो हरियाणा के सिरसा जिले के दक्षिणी भाग से फतेहाबाद, भिवानी, महेंद्रगढ़, हिसार तक विस्तृत है। जो हरियाणा का सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र है। यानी अति हल्की जो मृदा है वो हमारी कहाँ पर होती है? सबसे ज्यादा जो हमारा हरियाणा का शुष्क क्षेत्र है वहां पर पाई जाती है। और इस मृदा में चूने की अधिकता तथा वनस्पति तत्वों का अभाव रहता है। इस मृदा के कारण इस मृदा में असंगठित होते हैं। मृदा के जो कण होते हैं, कारण नहीं कण होते हैं, वो असंगठित होते हैं, जिसके कारण वायु अपरदन अधिक होता है। यानी जहां पर शुष्क क्षेत्र है वहां पर वायु अपरदन सबसे ज्यादा होता है। नेक्स्ट यहाँ पर है, इस मृदा में जल ग्रहण करने की क्षमता भी कम होती है, इसीलिए ये शुष्क होती है। इसलिए यह मृदा शीघ्र सूख जाती है। परिणाम स्वरूप फसलों को मिलने वाले जल की मात्रा कम हो जाती है। अतः इस मृदा में दाल तथा मोटे अनाजों की कृषि इसी कारण से की जाती है। तो इसीलिए इम्पोर्टेंट जो हमारी मृदा है वो अति हल्की मृदा है, वो दाल तथा मोटे अनाजों के लिए महत्वपूर्ण है। तो ये एक इम्पोर्टेंट जानकारी हमने कर ली थी। तो आज की इस लाइव सेशन में, आज की इस वीडियो में हमने 12 क्वेश्चंस किए हैं और 12 क्वेश्चन के साथ साथ हमने जो इनसे रिलेटेड इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी वो भी हमने कर ली है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, लाभदायक लगे और इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलें। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक अगली लाभदायक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।